नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेक्नीशियन की भर्ती रेलवे में आ चुकी है और इसका फॉर्म ऑनलाइन होना भी स्टार्ट हो चुका है। यह ऑनलाइन फॉर्म 28 जून 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। इसके संबंधित कंप्लीट जानकारी, इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, फॉर्म कैसे डालना है, एज लिमिट क्या है, एग्जामिनेशन के फी क्या है, एग्जामिनेशन के स्टेज क्या है, एग्जामिनेशन के पैटर्न क्या है और इसकी फाइनल मेरिट क्या कैसे बनती है, इस प्रकार की तमाम जानकारियां, रिजर्वेशन कैसे मिलेगी, इस प्रकार की तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे की जो टेक्नीशियन की जो भर्ती है, यह ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 28 जून 2025 था और ऑनलाइन सबमिशन का लास्ट डेट 28 जुलाई 2025 है। यानी कि आपको 28 जुलाई 2025 तक फॉर्म फिलअप कर देना है और एग्जामिनेशन की फी जो है उसकी लास्ट डेट पेमेंट की 30 जुलाई 2025 है। और रेलवे के द्वारा जो है कि मॉडिफिकेशन संबंधित विंडो जो है वह एक्टिव की जाएगी 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में की जाएगी, राइट। और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है और जो सब्सक्राइबर चाहते हैं तो उनके लिए पोर्टल जो है यह 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में ओपन होगी और वहां से वह एप्लीकेशन सब्सक्राइबर के लिए डाल सकते हैं, राइट। अब दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि यह जो टेक्नीशियन की जो भर्ती है वह रेलवे में 2 प्रकार की पोस्टों के लिए होती है। एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट जो 7वीं वेतन आयोग के अनुसार लेवल 5 की पोस्ट होती है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वह 29,200 रुपए होती है और इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसके लिए पास करनी होगी। इसके संबंधित जानकारी आगे दी जाएगी। और एज जो है 1 जुलाई 2025 के बीच में 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए और साथ में एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। और टोटल वैकेंसी जो है 183 है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो है यह लेवल 7 के अनुसार लेवल 2 की जो है यह 7वें वेतन आयोग के अनुसार यह लेवल 2 की पोस्ट होती है और जिसकी इनिशियल बेसिक पे 19,900 होती है और इसमें बहुत सारे पोस्ट होती है, इसलिए इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है अलग अलग होती है, जिसके बारे में डिटेल नीचे हम लोग देखेंगे इसके एनेक्चर ए में, राइट। और एज जो है इसका भी जो है 1 जुलाई 2025 के बीच में 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, साथ में एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और कुल वैकेंसी की संख्या 6055 है। इस तरह टोटल जो पोस्ट है टेक्नीशियन की 6238 पोस्ट है और इससे संबंधित जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, टेक्नीशियन की जॉब जो होता है दोस्तों रेलवे में एक बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है और यह जॉब जो है आपको स्टेबल जॉब होती है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए फॉर्म अलग फिलअप होती है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अलग अलग फॉर्म होती है। तो यदि कोई कैंडिडेट दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वह दोनों का अलग अलग फॉर्म डाल सकते हैं, राइट। यहाँ तो समझ गए होंगे। आगे दिया गया है कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए जो एलिजिबल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह आपकी लास्ट फॉर्म सबमिट करने की डेट से तक की होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उसके बाद की कोई भी रिजल्ट नहीं होनी चाहिए और जो कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वह एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। यहाँ तो वो समझ गए होंगे। और साथ में सेपरेट सीबीटी भी होगी, क्योंकि 2 लेवल टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 2 अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग लेवल की पोस्ट है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग जो है सीबीटी होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, राइट। और दोनों के लिए अलग अलग आपको जो है एग्जामिनेशन की फी जो है देनी होगी, राइट। समझ गए होंगे। साथ में आप जो है कोई एक ही जो है आरआरबी को चूज कर सकते हैं, राइट। यदि आप एक से अधिक आरआरबी में फॉर्म डाल लेते हैं तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी और रेलवे आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की आरआरबी और आरआरसी की फॉर्म फिलअप करने से आपको बैन भी कर सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, राइट। समझ गए होंगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? एजुकेशन एलिजिबिलिटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी क्या होती है, एज, कास्ट और कैटेगरी क्या है,
यह सभी की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, राइट। तो यह सभी जो है आपकी फुलफिल कैटेगरी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की यदि आप जैसे बेनिफिट रिजर्वेशन का लेना चाहते हैं, जैसे SC ST OBC कैटेगरी के लिए, तो उसके लिए भी आपको जो है सेपरेट जो है डॉक्यूमेंट्स बनवानी होगी, वह रेलवे की फॉर्मेट भी डॉक्यूमेंट्स बनवानी होगी, राइट। वह भी एप्लीकेशन ऑनलाइन की सबमिट डेट क्लोजिंग से पहले की वह होनी चाहिए, राइट। यहां तो समझ गए होंगे दोस्तों। और साथ में आप यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST OBC या मान लीजिए EWS PW हैंडीकैप्ड कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, राइट। समझ गए होंगे यहां तक, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और साथ में आपको जो है एक वैलिड पर्सनल जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होनी चाहिए, और वह एक्टिवेट होनी चाहिए, क्योंकि आपको रेलवे हमेशा जो किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन के लिए रेलवे SMS और मेल करेगी आपको संबंधित मोबाइल और ईमेल आईडी पे। क्योंकि एग्जाम अब रेलवे जो है सेपरेट कोई भी लेटर जो है डॉक्यूमेंट भेजती नहीं है, सभी मेल पे डालती है, इसलिए आपको मेल और मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए और वह एक्टिवेट होनी चाहिए। साथ में आपको जो है वह चूंकि एग्जामिनेशन संबंधी जितनी भी जानकारी होगी वह आपको ईमेल आईडी और SMS के तहत दी जाएगी, और साथ में आपका आधार वेरीफाई होनी चाहिए और आधार अनलॉक भी होनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यदि आधार अनलॉक होगी तो बायोमेट्रिक में दिक्कत होती है और तो एग्जामिनेशन में कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको आधार जो है अनलॉक होनी चाहिए, और आधार से संबंधित आपका जो रेलवे में एक अकाउंट होनी चाहिए, और वही अकाउंट से अंतर्गत उसमें जो है आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से संबंधित एग्जामिनेशन के लिए जो है आप पोर्टल पे जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और वह अकाउंट आपको रेलवे में फ्यूचर की जितनी भी वैकेंसी आएगी उसके लिए वह मान्य रहेंगे, राइट। आपका एक ही अकाउंट बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे यहाँ पर। और साथ में दिया गया है कि यदि मान लीजिए एग्जामिनेशन के लिए जो है फॉर्म फिलअप करते हैं और बाद में आप जो है फॉर्म का जो मॉडिफिकेशन डेट जो है 1 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में है, इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, तो आप जितना बार भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और सभी के लिए आपको 250 रुपए पर मॉडिफिकेशन देना होगा। यदि मान लीजिए एक बार मॉडिफिकेशन करते हैं फिर आपको लगता है नहीं ये चीज मेरा गलत हो गया, इसको चेंज करना चाहते हैं, तो 250 रुपए नॉन रिफंडेबल होती है, राइट। यहाँ तो समझ गए होंगे। आपका जो CBT का जो चूंकि एग्जामिनेशन बहुत सारे दिनों में होगी, शिफ्ट में होती है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको रिजल्ट आएगी देखने को मिलेगी, राइट। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है दोनों पे लेवल के लिए। मेन आइटम क्या है, जैसे एग्जामिनेशन में आपको जो जाएंगे तो उसमें आपको पेन, किसी भी प्रकार की बुक, कैलकुलेटर है, यह सभी जैसे आपको जो रेलवे के द्वारा जो बैन किया गया आइटम है, कैमरा हो, वाटर बोतल हो, यह सभी नहीं ले जाना है आपको, पेन भी नहीं ले जाना, पेन आपको रेलवे के एग्जामिनेशन में प्रोवाइड करवाई जाएगी, राइट। समझ गए होंगे। आगे देखिए दिया गया है कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन, यदि आप एक से अधिक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको रेलवे रिजेक्ट कर देगी, और फ्यूचर में भी आपको RRB और RRC से संबंधित वैकेंसी के लिए बैन कर सकती है, राइट। यदि आपको जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्विस से या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस से या PSU जो है या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट से संबंधित जो है संस्था है, वहां से अगर आपको डिसमिस किया गया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए। यदि आप फॉर्म डाल भी देते हैं तो रेलवे को जब यह पता चल जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, तो आपको वहां से वह रिजेक्ट कर सकती है। सिलेक्शन होगी तो ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, और उस दौरान आपको केवल स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड में जो है बेसिक पे और प्लस में DA दी जाती है, राइट। जो वर्तमान की जो DA रहेगी वह दी जाती है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। साथ में दोस्तों पोस्ट जो है आपका जो है जैसे पोस्टिंग होगी किसी रेलवे में, जिस आप RRB को भरेंगे और वह RRB जिस जोनल रेलवे का जो है रिक्रूटमेंट लेती है, तो वह आपको उस रेलवे में कहीं भी किसी भी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जब आपकी पोस्टिंग एक बार हो जाएगी तो आप जो है तुरंत जो है ट्रांसफर के लिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके लिए आपको मिनिमम 5 वर्ष की जॉब करनी होगी, 5 से 10 वर्ष तक की,
तो यह रेलवे स्पष्ट पहले ही कर दी है, राइट। हाँ, साथ में इसमें यदि अगर मान लीजिए जैसे आपकी जॉब लगती है और आपकी मिसेज का भी जॉब है, या मान लीजिए वह आप मिसेज की बाद में जॉब लग जाती है, उस अवस्था में आप स्पॉस ग्राउंड ट्रांसफर लगा सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है दोस्तों, राइट। आगे दिया गया है कि रेलवे अपने पास जो है यह अधिकार सुरक्षित रखा है कि ये किसी भी स्टेज पे एग्जामिनेशन, यह जो भर्ती है इसको कैंसिल भी कर सकती है, मॉडिफाई भी रिजल्ट को कर सकती है, किसी प्रकार की जो टेक्निकल मिस्टेक होगा उसको वह सुधार सकती है रिक्रूटमेंट का किसी भी स्टेज पे, राइट। साथ में यदि जैसे फ्री ट्रेवल पास संबंधित कैंडिडेट, जैसे जो एससी और एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, और वह मान लीजिए एग्जामिनेशन में जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ या सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वह अगर फ्री ट्रेवल पास लेना चाहते हैं तो इसे संबंधित आपको जो है वह एप्लीकेशन में सबमिट करना पड़ेगा, और आपको जो है एडमिट कार्ड के साथ जो ई कॉल लेटर होगा उसके साथ जो है आपको फ्री ट्रेवलिंग पास इशू कर दी जाएगी, और आप वहां से जो है किसी भी जो रेलवे की जो स्टेशन है वहां से जाकर के टिकट काउंटर से आप टिकट बनवा सकते हैं, राइट, और फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। आगे दिया गया है कि रेलवे अपना अधिकार सुरक्षित रखा है मॉडिफिकेशन का, या कि कोई भी जो है आइटम्स को डिलीट करने का, कंडीशन टर्म एंड कंडीशन को, और या वैकेंसी को बढ़ा भी सकती है। या सभी अधिकार रेलवे अपने पास रखे हुए हैं सुरक्षित, राइट। समझ में आ गया होगा। आगे दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होती है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे A1 A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आपकी क्या जांच होगी, तो मैं आपका जो आई का जो है विथ ग्लास या विदाउट ग्लास जो है आप जो है 6/9 से लेकर 9 होनी चाहिए, राइट, समझ में आ गया होगा। और साथ में जो है आगे दिया है पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू बी एक्सीड 2D, पावर जो है 2D से अधिक नहीं होनी चाहिए लेंस। नियर विजन 0.6 विथ या विदाउट ग्लास होनी चाहिए। आपको साथ में कलर विजन टेस्ट पास करनी पड़ेगी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, बाइनोकुलर टेस्ट पास करनी पड़ेगी, नाइट विजन टेस्ट पास करनी पड़ेगी, मिसोपिक जो विजन पास करनी पड़ेगी। साथ में विभिन्न प्रकार के जैसे नॉर्मल टेस्ट जो होती है आपकी ब्लड की, शुगर की, यह सभी जांच की जाती है रेलवे के द्वारा, राइट। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको जो है उसी तरह आपका आंख जो है बिना चश्मे का या चश्मा के साथ 6/9 से लेकर के 6/12 तक होनी चाहिए, और पावर जो है वह चश्मे की 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए, राइट। और नियर विजन जो है 0.6 जो है विथ या विदाउट ग्लास होनी चाहिए, राइट, जो काम के हिसाब से रीडिंग और क्लोजिंग वर्क के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। साथ में विजन टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, बाइनोकुलर विजन पास करना होगा, नाइट विजन टेस्ट पास करना पड़ेगा, राइट। B2 मेडिकल स्टैंडर्ड से संबंधित आप देख सकते हैं कि जैसे आपकी चश्मे और बिना चश्मे की जो है आंख जो है 6/9 से लेकर के 6/12 के बीच में होनी चाहिए, और साथ में पावर जो है 4D से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आपको नियर विजन जो है 0.6 से होनी चाहिए, विथ या विदाउट ग्लास होनी चाहिए 0.6, और डिस्टेंस, और साथ में मस्ट बी पास जो है बाइनोकुलर टेस्ट B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। और C1 मेडिकल कैटेगरी के लिए आपको जो है विथ या विदाउट ग्लास जो है आई जो है 6/12 से लेकर के 6/18 होनी चाहिए, और आपको नियर विजन जो है 0.6 विथ या विदाउट ग्लास, राइट, यह रिक्वायरमेंट है। और साथ में जो मेडिकल का रेलवे का जो मैनुअल है उसके अंतर्गत आपको नॉर्मल टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे। साथ में यदि आप लेसिक सर्जरी करवा रखे हैं तो आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और एक्स सर्विसमैन की मेडिकल स्टैंडर्ड अलग होती है नॉर्मल कैंडिडेटों से, तो उसकी जो है जानकारी रेलवे की इस वेबसाइट पे है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। या रेलवे की जो मैनुअल है मेडिकल मैनुअल उसको आप देख सकते हैं, पैरा 534 को देख सकते हैं वॉल्यूम 1 का, राइट। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पास करना अनिवार्य है। साथ में एज लिमिट दोस्तों, जैसा कि एज लिमिट आपको बताया गया कि एज जो है 1 जुलाई 2025 तक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है पोस्ट के लिए 18 से आपका
30 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। साथ में इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, जैसा कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपको यदि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष की मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन, और OBC नॉन क्रिमिलियर से बिलोंग करते हैं तो 3 वर्ष की जो है मैक्सिमम एज जो है आपको मिल जाती है रिलैक्सेशन। साथ में एक्स सर्विसमैन यदि आप 6 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस है तो उस स्थिति में आपको UR और EWS कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की, और साथ में OBC नॉन क्रिमिनल के 6 वर्ष के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 8 वर्ष की जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, राइट। पर्सन विथ बेंचमार्क्स डिजिबिलिटी के लिए जो है 10 वर्ष UR और EWS का है, OBC के लिए 13 वर्ष है, और SC ST के लिए 15 वर्ष है। और यदि आप रेलवे में ग्रुप डी में पहले से सर्विस कर रहे हैं और मिनिमम 3 ईयर सर्विस आपका कंटिन्यूअस है तो, या ब्रोकन SPL में भी अलग अलग मान लीजिए है, तो उस अवस्था में आपको UR और EWS कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष एज मैक्सिमम एज रिलैक्स एज है, और OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 43 ईयर्स और SC ST कैटेगरी के लिए 45 ईयर्स, राइट। साथ में यदि रेलवे के सोसाइटी कैंटीन वगैरह में एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कैंडिडेट है तो 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। और जो महिला जो विधवा है, डाइवोर्स है, या जुडिशियल रूप से न्यायिक रूप से वह पति से अलग रह रही है तो उनको भी एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, जिसमें OBC कैटेगरी के लिए 38 ईयर और SC ST कैटेगरी के लिए 40 और UR और EWS के लिए 35 है, राइट। तो दोस्तों यह एज रिलैक्सेशन लगभग टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी सेम होता है, इस चीज को आप देख सकते हैं, राइट। डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी मिनिमम 1 जुलाई 2007 की होनी चाहिए, और इससे ऊपर जो है आप एज रिलैक्सेशन के आधार पे आप देख सकते हैं, राइट। आगे दिया है मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिया है कि कैंडिडेट मस्ट नोट दैट डेट ऑफ बर्थ फुलफिल इन देयर एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्ड इन देयर मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिकुलेशन बर्थ है वह सेम होनी चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार की आप अगर चेंज कर देते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, राइट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनेक्चर ए में आप दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी प्रकार की वेटिंग जो है रिजल्ट अलाउ नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और साथ में यह जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑनलाइन सबमिशन की लास्ट डेट जो 28 जुलाई 2025 है उस तक जो है आपको रिजल्ट क्लियर होनी चाहिए, राइट। आगे एग्जामिनेशन फी जो है, जैसा कि दोस्तों नॉर्मल कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फी 500 रुपए है, और यदि आप CBT का एग्जामिनेशन देते हैं तो 400 रुपया रिफंड हो जाती है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। और यदि आप CBT का एग्जामिनेशन नहीं देते हैं तो रिफंड नहीं होगी, यदि आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है तो रिफंड नहीं होगी एग्जामिनेशन फी, इस चीज को ध्यान रखना है। और यदि आप कैटेगरी जैसे SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD या फीमेल या ट्रांसजेंडर या माइनॉरिटीज या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनकी मंथली इनकम 50,000 से कम है फैमिली की, तो वह EBS के अंतर्गत आते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को 250 रुपए जो एग्जामिनेशन फी देनी होगी, और एग्जामिनेशन फी 250 रुपए और रिफंडेबल है जब आप CBT एग्जामिनेशन देंगे, राइट। और साथ में ध्यान रखना है दोस्तों, सेपरेट पे लेवल के लिए, अलग अलग पे लेवल के लिए एग्जामिनेशन फी आपको देने होंगे। जैसे आप लेवल 5 की जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल भी डालते हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 भी डालते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन फी लगेंगे, राइट। और फी का पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन ही थ्रू मान्य है। आप ऑनलाइन में जैसे आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या UPI से आप कर सकते हैं, राइट। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो है और EWS में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, और या OBC SC ST में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सभी कैंडिडेट, तो वैसे कैंडिडेट जो 50,000 से कम जिनकी फैमिली की इनकम एनुअल है तो वह EBC यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आएंगे, और उनके लिए आपको वैलिड जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इशू होनी चाहिए, या रेवेन्यू ऑफिसर से या तहसील लेवल से होनी चाहिए, राइट।
रिफंड, एग्जामिनेशन की फी के रिफंड आपको बता ही दिया गया है, इसके बारे में जानकारी दी ही गई है। यदि आपको जैसे मान लीजिए फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाती है या फॉर्म सिलेक्ट हुई है, सिलेक्ट कैंडिडेट को कोई भी मैसेज नहीं मिलती है जिसकी आपकी फॉर्म जैसे मान लीजिए सही पाई गई है। और रेलवे अगर जैसे आपको फॉर्म चेकअप करती है एप्लीकेशन भरने के पश्चात, ऑनलाइन करने के पश्चात, तो जब उसमें चेकअप में अगर आप मान लीजिए किसी कैंडिडेट का कोई भी त्रुटि मिल जाती है, उस कंडीशन में रेलवे उसे रिजेक्ट कर देती है और रिजेक्ट कैंडिडेट को मेल की जाती है और किस कारण से रिजेक्ट किया गया इसकी जानकारी दी जाती है। राइट, इसमें दिया गया है कि द ओबीसी कैंडिडेट कमिंग इन क्रीम लेयर आर नॉट इंटाइटल्ड द ओबीसी रिजर्वेशन, यानी कि जो क्रीम लेयर के अंतर्गत ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट आएंगे वह आप दावा नहीं कर सकते रिजर्वेशन की, ओनली एनसीएल यानी नॉन क्रीम लेयर होनी चाहिए। राइट, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। ठीक दोस्तों, जैसा कि जो आपको जैसे अगर आप सर्विस कर रहे हैं पहले से ही तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको इशू करवाना होगा एम्प्लॉयर से। राइट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड इसकी 3 स्टेज में होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको सीबीटी कहा जाता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। राइट, कंप्यूटर जो टेस्ट होगी वह कंप्यूटर टेस्ट दोनों पे लेवल के लिए अलग अलग होती है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। राइट, जो सीबीटी एग्जामिनेशन जो होगी यह 100 मार्क्स की होगी और इसमें 1/3 का रेशियो का निगेटिव मार्किंग रहता है। राइट, और एग्जामिनेशन मैक्सिमम शिफ्ट में होती है इसलिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को रिजल्ट मिलेंगे। राइट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए जो आपका जो एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो जनरल अवेयरनेस से 10 प्रश्न रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 प्रश्न रहेंगे, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से 20 प्रश्न रहेंगे, मैथमेटिक्स से 20 प्रश्न रहेंगे और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 35 प्रश्न रहेंगे। इस तरह कुल 100 प्रश्न रहेंगे। राइट, समझ गए होंगे। उसी तरह टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जामिनेशन जो होगी वह उसमें जो है आपको 100 प्रश्न रहेंगे और वह उसको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है, 1/3 का रेशियो का निगेटिव मार्किंग रहता है और इसमें जो मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग और इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस से 25 प्रश्न रहेंगे, जनरल साइंस से जो है आपको 40 प्रश्न रहेंगे और जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेंगे उससे 10 प्रश्न रहेंगे। इस तरह 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आपकी सीबीटी क्लियर हो जाएगी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल की जाती है। इसमें 1:1 यानी कि जितनी वैकेंसियां रहेंगी उतने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल की जाती है। राइट, समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर आप सीबीटी पास कर लेते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग रेलवे में पक्का है यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट सही हुआ। जो कैंडिडेट का जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये मेडिकल में प्रॉब्लम आ जाती है और रिजेक्ट हो जाते हैं वहां से, तो उस अवस्था में सेकंड पैनल रेलवे के द्वारा दी जाती है। ध्यान रखना है दोस्तों, लेवल 1 की पोस्ट जितनी भी ग्रुप डी पोस्ट होगी उसके लिए सेकंड पैनल नहीं आती है, लेकिन टेक्नीशियन जितनी भी पोस्टें हैं लेवल 2 से ऊपर की जितनी भी पोस्टेड है और लेवल 2 की पोस्ट है उनके लिए सेकंड पैनल आती है। राइट, इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। राइट, समझ गए होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और साथ में आपको देखा जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी तो नहीं है, इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी ली जाती है। साथ में कैंडिडेट सही है कि नहीं इसकी जानकारी ली जाती है। आपका एक अकाउंट होनी चाहिए आरआरबी के, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। राइट, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राइट, आगे दोस्तों जैसे मॉडिफिकेशन के संबंधित आपको बताया गया है कि जैसे मॉडिफिकेशन की पोर्टल जो है आपको 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में ओपन होगी और आप मॉडिफिकेशन जब करेंगे तो उसके लिए 250 रुपये फी लगेगा, वो जो नॉन रिफंडेबल फी होती है। मॉडिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट, इनवैलिड एप्लीकेशन या इनवैलिड एप्लीकेशन एंड रिजेक्शन, अगर जैसे मान लीजिए आपका एप्लीकेशन इनवैलिड पाया गया, रिजेक्ट पाया गया, तो आपको रेलवे जो है वह मेल करेगी संबंधित मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे और किस कारण से हुई है इसके बारे में भी जानकारी देगी और उस समय आपकी एप्लीकेशन जो है कैंडिडेट का जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपकी जो है फॉर्म के लिए जो है एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। राइट, और जिसका एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ है उसके कोई मैसेज नहीं दी जाएगी। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। राइट,
दोस्तों जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए जो है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट के लिए जो है आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वह 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 5 की पोस्ट होगी। वह डिपार्टमेंट आपका एसएनटी रहेगा और सब डिपार्टमेंट सिग्नल रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड पास करनी होगी, राइट। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। साथ में इसमें मिनिमम जो एलिजिबिलिटी जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट की होती है, किसी भी मान्यता प्राप्त आप जो है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से जो है आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंट से जो है आपको बैचलर ऑफ साइंस की जो है डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होनी चाहिए, राइट। साथ में 3 इयर्स डिप्लोमा होनी चाहिए या संबंधित स्ट्रीम से जो है बीएससी होनी चाहिए या सभी पास आउट होनी चाहिए। याद रखना है आपको, पास आउट होनी चाहिए, राइट। इसके बाद बाकी जितनी भी टेक्नीशियन की पोस्टेज है, ग्रेड 3 की पोस्टेज है, वह सभी में अलग अलग है। जैसे ट्रैक मशीन के लिए जो है आपका लेवल 2 की पोस्ट होती है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होती है और आपका सब डिपार्टमेंट ट्रैक मशीन होगी और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होती है, राइट। और इसमें जो है आपको मैट्रिकुलेशन के साथ ITI जो है किसी भी रिकॉग्नाइज NCVT या SCVT संस्था से होनी चाहिए। वह इलेक्ट्रीशियन या फिटर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेल्डर या मैकेनिस्ट से होनी चाहिए। साथ में यदि आप मान लीजिए जैसे अप्रेंटिस किए हुए हैं रेलवे से, जिसको CCAA यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कहा जाता है, तो आप एलिजिबल होंगे, राइट। तो दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो मैक्सिमम पोस्ट होती है उसके लिए ये एलिजिबिलिटी जो होती है वह 10th प्लस ITI जो NCVT या SCVT से जो है रिकॉग्नाइज संस्था से जो है पास आउट होनी चाहिए या CCA यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं। सिर्फ आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT पोस्ट के लिए ध्यान रखना है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT पोस्ट के लिए आप को टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं होती है। उसमें आप जो है नॉर्मली वे कैंडिडेट जो 12th में जो है फिजिक्स, 12th जो है किस कैटेगरी से, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से अगर 12th किए हुए हैं तो वह भी एलिजिबल होते हैं, वह टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT पोस्ट के लिए, राइट। नहीं तो बाकी सभी में लगभग टेक्निकल डिग्री लगती है, इस चीज को आपको देखना है दोस्तों। चूंकि बहुत सारे पोस्टेड है और इसके बारे में पार्टिकुलर बताना जो है वह इस वीडियो में लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसके बारे में एक अलग ही खास वीडियो लेकर के आएंगे। इसलिए वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए कोई भी डाउटफुल हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए और उसकी जानकारी आपको दी जाएगी, राइट। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। इस तरह आप टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, क्या कैटेगरिया है यह बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जैसे कि वैकेंसी के बारे में भी टेबल दिया गया है कि वैकेंसी किस जोन में कितनी है और कौन सी पोस्ट के लिए है, इसको आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन से, राइट। यह सभी को बताने में जो है वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो आप जो है देख सकते हैं किस बोर्ड में आपको वैकेंसी ज्यादा है, किस बोर्ड में आपकी पोस्ट की वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी के अनुसार इसको चेक करके फॉर्म ऑनलाइन कीजिए। और ध्यान रखिए कि लास्ट डेट से पहले कोशिश कीजिए आप ऑनलाइन कीजिए, राइट। मिलते हैं दूसरे वीडियो में आप सभी से। थैंक यू आप सभी को।